बेसिकली डील किया था विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। हम लोगों ने देखा कि था कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में देखा। तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में जो मॉडल्स आए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब साइंटिस्ट लग गए कि किस तरह एटम की मॉडल होगी, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैसे एटम के अंदर में अरेंज है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे जो पहली मॉडल आई थी, थॉमसन मॉडल। थॉमसन की मॉडल देखेंगे हम एटम की कि कैसी थी थॉमसन की मॉडल। इट्स फेमसली नोन एज द प्लम पडिंग मॉडल। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। बेटा प्लम पडिंग मॉडल बोलने का मतलब क्या है? तो क्रिसमस में एक केक आती है, आप लोगों ने देखा होगा। उस क्रिसमस केक में क्या होता है? डफ होता है चारों तरफ, मतलब आटा या मैदा जो रहता है चारों साइड रहती है, और बीच में फ्रूट्स डाले होते हैं, ठीक है ना। तो थॉमसन ने एटम को कुछ ऐसा ही माना कि वो जो आटा वाला मैदे वाला पोर्शन होता है पूरा, उसको पॉजिटिव चार्ज माना, और जो फ्रूट केक्स होते हैं, सॉरी जो फ्रूट्स होते हैं बीच में, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स माना। ओके, चलो आप लोग देखते हैं थॉमसन की मॉडल की कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या क्या थे। एटम इज अ स्फीयर, एटम एक स्फीयर की तरह है, एटम एक स्फीयर की तरह है। ओके, in which positive charges uniformly distributed, uniformly distributed। तो थॉमसन के हिसाब से एटम एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फुल में, ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, पूरे। Okay, somewhat like this, पूरे में पॉजिटिव चार्ज। Okay, आप इसको एज्यूम कर सकते हो एक तरबूज के जैसा भी। तरबूज में जो रेड पोर्शन होता है, यू कैन एज्यूम दैट कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज होती है बीच में, वो बीज को आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में एम्बेडेड है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, फुल में। आपको दिख रही है तो एक स्मॉल एक प्लस दिख रही है, बट ओवरऑल पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिव। दूसरी पॉइंट यदि हम लोग देखें थॉमसन की मॉडल की, तो इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड in between the positive charge, in between the positive charge। ओके, ये जो पूरा एटम हो गया आपका, एक मिनट में थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम है, तो आप बाद में पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ये पूरी जो एटम है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैली हुई है। ओके, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में एम्बेडेड। सपोज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटम इज अ स्फीयर, एटम एक स्फीयर की तरह, ओके, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और इलेक्ट्रॉन इज इन एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज। द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to the
अब देखो ये एजम्पशन था बेटा, ध्यान देना, थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, दीस वर ऑल एजम्पशन ऑफ थॉमसन। और उस एजम्पशन में थॉमसन ने क्या जाने कहां से कैलकुलेट किया, बट इन्होंने बोला एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक ट्रू है कि सब मिला के जो पॉजिटिव चार्ज है, सब मिला के जो पॉजिटिव चार्ज होती है एक एटम में, वो बराबर होगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, एटम इज इलेक्ट्रिकली इसका मतलब यही हुआ कि एटम जो होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ओके, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगी। बोलने का मतलब है कि जितनी मतलब मानो कि कुछ 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आई है तो -5 यूनिट नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इज 0। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट्स क्योंकि इस जमाने में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता नहीं चला। दिस मॉडल केम इन 1898, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 97 में, फिर 1898 में थॉमसन की ये मॉडल आई और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बहुत देर पे पता चला, वो 1914 में जाके पता चला इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। तो ये तो हो गई थॉमसन की मॉडल की कहानी, वेरी सिंपल में, कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल, एक खरबूज है, लाल वाला पोर्शन पूरा मान लो पॉजिटिव चार्ज है और बीच में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। इंपॉर्टेंट जो है इसकी फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल। हाँ, इस पोर्शन से आपकी फुल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछती है कि थॉमसन की मॉडल क्यों फेल। थॉमसन एज्यूम्ड positive charge to be uniformly distributed. ओके, थॉमसन ने एज्यूम किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है उनके एजम्पशन के हिसाब से पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर आपको आज की एटम की कहानी मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो एक छोटी सी न्यूक्लियस में होती है कि नहीं? तो ये तो गलत है। इसको रदरफोर्ड ने लेटर प्रूव किया कि थॉमसन ये जो बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो गलत। अंडरस्टूड? थॉमसन एज्यूम पॉजिटिव चार्ज, थॉमसन ने एज्यूम किया पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो गलत है। रदरफोर्ड के द्वारा प्रूव किया गया था, तो इसलिए थॉमसन की मॉडल फेल हो गई। नेक्स्ट, इट इज अ स्टैटिक मॉडल and no description about motion of electron। देखो बेटा, फंक्शन की जो मॉडल है ये स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक बोले तो उसमें कोई भी चीज मोशन में नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज मोशन में नहीं रहना, दैट इज नोन एज स्टैटिक। ओके, तो थॉमसन के मॉडल में हाँ सचमुच कोई भी चीज मोशन में नहीं थी। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन भी है फिक्स्ड है। पर आपको मालूम है कि एटम जो है एक डायनेमिक मॉडल है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कहानी को उन्होंने नहीं बताया था। ऑब्वियसली इनकी मॉडल तो फेल होनी ही थी, सारी कहानी गड़बड़ थी। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात थी। ये 2 पॉइंट काफी है थॉमसन के फेलियर के बारे में। कोई भी डाउट आपको इस मॉडल में यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कुछ भी पूछना चाहते हो बेटा टेक योर टाइम, 1-2 मिनट टाइम ले लो, देख लो, कुछ नोट करना तो नोट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो। नो आई सपोज डाउट नहीं होनी चाहिए, टेक योर टाइम, 1 मिनट में टाइम दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो कोई क्या? यस सर। सर स्टैटिक मॉडल सर एक बार और सर प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ, स्टैटिक मॉडल बेटा, स्टैटिक का मतलब क्या ओ होता है? स्टैटिक है, ओके सर। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, हर कुछ फिक्स्ड।
ठीक है ना। तो थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बीच में फिक्स है, डाला हुआ है, पर एटम क्या उनमें जो चीज है वो फिक्स्ड है? एटम में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होती है? नहीं, आपको मालूम है आज के हिसाब नो से सर। घूमते रहती है। तो नो डिस्क्रिप्शन अबाउट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इज बेसिकली एक डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक का मतलब होता है कि चीजें घूमती है, उसमें पार्टिकल, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, तो कोई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कहानी नहीं बताया। इसलिए स्टैटिक का मतलब ये फिक्स्ड मॉडल, कोई भी चीज घूमने वाली। एक मिनट टाइम दे रहा हूँ, कुछ नोट करना जल्दी से। ओके, आई सपोज आप लोग आगे बढ़ सकते हो, मैं बढ़ता हूँ। देखो, यस। थॉमसन की मॉडल जो हो गई थी, ठीक है, अब क्या कहानी है कि थॉमसन की मॉडल जो फेल हुई, वो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फेल हुई। बट वो पूरी कहानी मैं बताता हूँ, एक मिनट नोट बिठा दूंगा। देखो, दिस इज बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था तब तथा थॉमसन का मॉडल फेल हुआ था। बेसिकली दिस वन इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 1911 में, ये 1909 में ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, 1911 तक चली। देखो, रदरफोर्ड जो थे बेसिकली थॉमसन से बहुत इंस्पायर्ड थे। थॉमसन उस जमाने में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, थॉमसन का बात माना जाता था साइंस के वर्ल्ड में। थॉमसन ने जो बोला वेल एंड गुड, पर उन्होंने जस्ट बोला था, कोई उन्होंने प्रूव किया। तो रदरफोर्ड बेसिकली के आइडिया को करेक्ट प्रूव करना चाहता। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट को इसलिए स्टार्ट किए थे ताकि वो थॉमसन के मॉडल को सही प्रूव कर पाए। बट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला नहीं, थॉमसन ही गलत। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट इज फेमसली नोन एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको बोलते हैं हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसका सेटअप देख लो। तो मैं सेटअप बता रहा हूँ पहले एक्सपेरिमेंट का। सेटअप ध्यान से देखना बेटा। रदरफोर्ड ने यूज किया था एक अल्फा एमिटर, मतलब एक ऐसी डिवाइस थी जहां से अल्फा एमिट हुई, अल्फा रेज। ओके, अब अल्फा रेज होती क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर। अल्फा अल्फा रेज एमिटर, तो कोई भी रेडियो एक्टिव चीज होती है। रेडियो एक्टिव चीज आप अभी समझ नहीं पाओगे, बस ऐसे समझ लो कि अल्फा रेज कुछ होती है। ओके, उनका उन्होंने प्रयोग किया था। होती क्या अल्फा रेज बताऊंगा। और वो एक कुछ ऐसा गोल कलर का, मैं गोल टाइप का सेटअप बनाए थे। उसमें उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग डाली थी। इसके अंदर में उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाया। और आप सभी को मालूम है कि जिंक सल्फाइड एक
फॉस्फोरेंट मटेरियल होती है, लास्ट क्लास में बताया था जिंक सल्फाइड का फॉस्फोरेंट मॉडल है। फॉस्फोरेंट मटेरियल मतलब उस पे कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगी तो एक साइन आए, ठीक है, एक स्पार्क आए। और रास्ता में उन्होंने क्या किया था, बीच में एक बहुत ही पतली सी, बहुत पतला सा गोल्ड का फॉइल यूज किया, गोल्ड फॉइल, बहुत पतला गोल्ड फॉइल। ओके, क्या हुआ नहीं हुआ वो बाद में देखना, पहले आप सेटअप समझ लो। एक अल्फा रेज एमिटर है, ओके, वहां से अल्फा रेज आ रही है, वो अल्फा रेज को स्ट्राइक करना है गोल्ड के फॉइल पे। एक ऐसा गोल सा सेटअप था जिसमें जिंक सल्फाइड लगी हुई थी, ओके। बेसिकली बेटा हीलियम जो होती है ना, He24 हीलियम, हीलियम एटम से यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो उससे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके। डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, मतलब डबली आयन से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकली हुई है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होती है, बहुत सिंपल में समझ लो, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। दिस वन इज द साइन अल्फा, ये अल्फा साइन, ठीक है ना, लैटिन वर्ड अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। हीलियम की एटम है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अल्फा पार्टिकल होता है, ओके। बहुत हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल होती है इसकी, नियरली इसकी स्पीड होती है 15,000 किलोमीटर पर सेकंड, 15,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल सकती है, रफली इतनी स्पीड होती है, ओके। गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल, अल्फा पार्टिकल समझ आ गया क्या होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स। रास्ते में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया, गोल्ड फॉइल क्यों, क्योंकि गोल्ड एक हाईली मैलेबल मेटल है, हाईली मैलेबल मेटल। मैलेबल का मतलब होता है कि बहुत ही पतला सीट बनाया जा सकता है गोल्ड का। और पतला सीट का मतलब क्या है, देखो वो एटम पे एक्सपेरिमेंट करना, तो वो चाहते थे कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स रहे, ओके। वो एटम्स पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो वो सोचते थे कि एक ऐसा मेटल यूज करें जिसके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो उन्होंने एक बहुत ही पतला गोल्ड सीट यूज किया, क्योंकि ये हाईली मैलेबल मेटल है, इससे पतला सीट काफी बन सकता है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एंड एज्यूम किया जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट एटम के ऊपर, ओके। सपोज कर लो कि यहाँ पे एटम्स हैं, करेक्ट। अब रदरफोर्ड ने बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या सोचा था, रदरफोर्ड ने बिफोर एक्सपेरिमेंट क्या सोचा, तो उन्हें जो नॉलेज थी पहले कि एटम कुछ ऐसा है पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन के हिसाब से, इसी को तो वो सही प्रूफ करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था, अल्फा रेज डाली थी, ओके। बिफोर एक्सपेरिमेंट उनकी क्या थॉट थी कि क्या होगा, तो उन्होंने सोचा था कि अल्फा रेज में यदि डालूं तो अल्फा रेज पे क्या कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जब एक पॉजिटिव फील्ड में जाएगा तो थोड़ी रिपल्सन होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, उस रिपल्सन के कारण डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। बट उन्होंने ये भी सोचा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में फैला हुआ है तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ना हर जगह होगा, पूरे में जब फैला हुआ है तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हर जगह होगा। तो उन्होंने सोचा था कि इतनी हाई स्पीड मूविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या तो अनडिफ्लेक्टेड पार हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव फील्ड है वो बहुत कम है, या तो अनडिफ्लेक्टेड पार हो जाएगा, या तो कुछ रिपल्सन होता है
मैक्सिमम 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होनी चाहिए इतनी फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज की इतनी कम पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड में 2 डिग्री डिफ्लेक्शन होनी चाहिए या तो ना भी हो, ऐसा उन्होंने सोचा। बट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ था, तो हम लोग देखेंगे क्या हुआ। आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था हम समझेंगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग के दिनों में उनके दो मतलब बोलो तो स्टूडेंट थे, हीगर एंड मैट्सकर, जिनको उन्होंने ये काम सौंपा था कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो। अंधेरा रूम था, पूरा अंधेरा रूम में उनको रखा गया था ताकि स्पार्क एकदम एग्जैक्टली देखा जाए कहां पे पड़ रहा है। तो अल्फा रेज आ गई, हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल है। तो स्टार्टिंग में जब दोनों गीगर और मैट्सकर ने देखा था, तो देखा कि मोस्ट ऑफ द रेज, अक्सर रेज जो आ रही है वो अनडिफ्लेक्टेड ही पार होगी, मतलब हमेशा अल्फा रेज आ रहा है, तो अक्सर रेज जो है अनडिफ्लेक्टेड पार हो जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो अनडिफ्लेक्टेड ओके। तो रदरफोर्ड को उन्होंने रिप्लाई किया, उनका स्टूडेंट जो कर रहा था एक्सपेरिमेंट उनको करने बोला। स्टूडेंट लोग जो एक्सपेरिमेंट करता बोल रहे देखिए सर ऐसा हो रहा है कि अक्सर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पार होता है। तो रदरफोर्ड ने बोला हाँ वो ऐसा ही तो होगा, बट करो ना और एक्सपेरिमेंट करो आप। तो एक्सपेरिमेंट को और किया गया, तो अंधेरे में उन लोगों का आईज और एडजस्ट हुआ, तो उन लोगों ने देखा कि कुछ थोड़ा सा लार्ज डिफ्रेक्शन हो रहा है और यहाँ पे स्पार्क देखा जा रहा है। ओके, थोड़ी लार्ज मतलब ज्यादा स्मॉल ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, लार्ज। कुछ भी देखा कि लार्ज डिफ्लेक्शन है, तो रदरफोर्ड को बोला जाता है, तो रदरफोर्ड बोला ठीक है और एक्सपेरिमेंट करो तुम लोग। और जब साल बीतता गया, आंख और एडजस्ट हुआ, तो लोगों ने देखा कि अल्फा रेज की कुछ पार्टिकल्स एकदम वेरी हाई डिफ्लेक्शन कर रही है, वेरी हाई डिफ्लेक्शन। और एक्सपेरिमेंट थोड़ा और करने पे मतलब देखो डिफ्लेक्ट हो रही थी पर दिख नहीं रहा था, आंख भी कम एडजस्टेड था, बट वो लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व करने पे वो लोगों ने यही देखा कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो है अनडिफ्लेक्टेड पाथ, कुछ अल्फा रेज में स्मॉल डिफ्लेक्शन आता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ अल्फा रेज में वेरी हाई डिफ्लेक्शन। और बड़ा अजीब सा लगा एक बार कि एक अल्फा रे तो एकदम वापस आ गया, ये तो बड़ा अजीब सा बात है कि वापस कैसे आ गया भैया। इतना हाई स्पीड मूविंग अल्फा पार्टिकल, इतना हाई स्पीड मूविंग अल्फा पार्टिकल इतनी हल्की सी पॉजिटिव फील्ड जो है हर जगह थोड़ा सा उससे टकरा के वापस आ गया, मतलब क्या है, अल्फा रेज गया होगा, अल्फा रेज गया होगा एटम के पास, मतलब उसके पास पहुंचा भी नहीं होगा और उसे हैवी डिफ्लेक्शन मिली, इसका मतलब हैवी रिपल्सन मिला और अल्फा रेज डायरेक्ट पीछे आ गया, गया होगा सामने, एटम के पास पहुंच भी नहीं पाया होगा, तो वो हैवी डिफ्लेक्ट हो गया। ये तो बड़ा अजीब सा बात रहा। तब रदरफोर्ड ने बोला कि कुछ गड़बड़ है थॉमसन के मॉडल में। तो देखो क्या, तो उनके मॉडल में देखो क्या हो रहा था कि मैक्सिमम जो अल्फा रेज डाल रहे थे, मैक्सिमम अल्फा रेज जो डाल रहे थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल रही, तो वो तो रिजल्ट के हिसाब से था मैक्सिमम। ओके, कुछ में ये अल्फा रेज जो उन्होंने डाला पॉजिटिव चार्ज वाले, ओके, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड पार हो रहे थे। कुछ में उन्होंने देखा कि स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रही है, कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रही है। मैं पूरा अंदर तक गया है बेटा, ऐसा मत समझने में देखा सब ठीक है ना। कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन देखा गया, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन देखा गया, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन आ गया, कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत कम में लार्ज डिफ्लेक्शन, और एक तो ऐसा देखा गया कि एकदम मतलब वापस आ गया, एकदम वापस आ गया। तो ये तो गड़बड़ वाली बात है।
तब उसको क्या समझ आया कि मैक्सिमम जो अनडिविएटेड पार हो जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस जो है एटम में वो खाली है। जब मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड पार हो जा रहा है, एकदम स्लाइट भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो मैक्सिमम जगह एटम में खाली है। समझ लीजिए कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के आसपास, मतलब सॉरी न्यूक्लियस अभी नहीं आया, उन्होंने सोचा ये कि कुछ में जो स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई पॉजिटिव फील्ड के सामने से वो गुजर रहा है, तब जाके उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रहा है। कुछ में हैवी डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उस पॉजिटिव फील्ड के बहुत सामने से पार हो रही है, और एकदम मतलब 20,000 रेज में एक रे वापस आया, तब उनको समझ आया कि ये जो 20,000 बार रेज में डाल रहा हूं, उसमें एक बार वापस आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत छोटा सा है, और सारे पॉजिटिव चार्ज जो एटम की एक छोटी सी जगह, तब ना छोटी सी जगह पे जाता है अल्फा रेज, और सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे अल्फा रेज जा रहा है तो पहुंच भी नहीं पा रहा है, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के कारण जस्ट बैक भाग जाए, ओके, रिपल हो रहा है बैक। तो रतनपाल को कुछ ऐसा समझ आया, तब जाके ये उन्होंने बताया कि सारे पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटी सी पोजीशन में। तो ऑल इन ऑल आपको इंसाइट मिल गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। वैसे इसमें बहुत सारे और कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, तो बस ये जानना है कि किस तरह खोजना। तो इसके ऑब्जर्वेशन तो मैं आपको लिखवा दूंगा, और कंक्लूजन भी लिखवा दूंगा, और क्यों फेल हुआ वो भी बताऊंगा बाद में। बट ओवरऑल आई सपोज आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या सोचा गया था एक्सपेरिमेंट से पहले, आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि न्यूक्लियस जो एकदम छोटी सी जगह, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, पॉजिटिव चार्ज जो एकदम छोटी सी जगह पे प्रेजेंट। ओके, आइडिया मिल गई होगी, पर ऑब्जर्वेशंस लिखवा दूंगा मैं आपको, लिख लो यदि कुछ चाहिए, डायग्राम को समझाने के लिए था। टेक योर टाइम, इफ यू वांट एनी डाउट यू कैन आस्क, नहीं तो ऑब्जर्वेशन लिखाऊंगा तो सब समझ आएगा। ओके बेटा, एनीबॉडी एनी डाउट? नो आई सपोज, चलिए। नो सर। चलिए ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आप लोगों को। ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाता है तो मैं लिखवा ही दे रहा हूँ। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passed undivided अक्सर अल्फा रेज अनडिविएटेड पास किए थे। Some of them were deflected by स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, इसका मतलब क्या कि वो जो पॉजिटिव सेंटर्ड पार्ट है उसके सामने से गुजरा हो। वेरी फ्यू were deflected by लार्ज एंगल, बहुत
कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई थी, देखिए ना ऐसे जाके एकदम ऐसे। ओके, वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। One in every 20 ओके, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, सो आपका माइक म्यूट था इसलिए नहीं आ रहा। सुनाई दे रहा है? हाँ, यस सर। one in every one in about every 20,000, एक 20,000 में वापस आ जाती है। तो ये तो बड़ा अजीब सा बात। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखने हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट। अक्सर रेज अनडिवाइडेड पास हुई। तो कंक्लूजन उन्होंने क्या क्या ड्रॉ किया, देखो ध्यान से। कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड अनडिवाइडेड, इसका मतलब क्या? मेजॉरिटी ऑफ स्पेस within an atom is empty. ओके, तो इससे पता चला, पहले वाले से उनको ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस विद इन एन एटम इज एम्प्टी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा, मेंशन इन योर बुक में मेंशन हुई है आपकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। मोस्ट ऑफ द स्पेस, एटम में जो अक्सर स्पेस होती है वो खाली होती है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। अब इन तीनों से उन्हें लगभग ये पता चला कि सम ऑफ देम रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ हाई एंगल या कुछ पीछे आ गया बिल्कुल। तब उनको ये समझ आया था कि देयर इज अ मिनट मतलब बहुत छोटा, देयर इज अ मिनट पॉजिटिवली चार्ज्ड centered and named it as nucleus and called it as nucleus, और उसका नाम दिया and called it as nucleus. Okay, there is a minute positively charged center, मतलब मिनट मतलब बहुत छोटा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है, जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ओके, एंड थर्ड कंक्लूजन उन्होंने ये बताया, क्योंकि अक्सर अनडिवाइडेड पास हो रही थी, कुछ ही कम बैक आ रही थी, इसका मतलब उन्होंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ। ओके, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस थी, जो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज वेरी ठीक है। आप कुछ इस तरह एज्यूम कर लो कि एक बहुत बड़ी फुटबॉल ग्राउंड ले लो बेटा, ठीक है ना, और उस फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटा सा बालू का कण रख दो, इतना छोटा न्यूक्लियस, या ऐसा समझो पूरी धनबाद है और आप जो अपने मतलब रूम में बैठे हो वो न्यूक्लियस इतनी छोटी,
पूरी धनबाद को आप एटम मान लो, पूरा धनबाद यार कुछ ले लो, जितना बड़ा धनबाद डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा धनबाद एटम है, और न्यूक्लियस आपके रूम इतनी छोटी होगी, कंपैरिजन में बहुत छोटी। तो यू शुड नो दिस असम्पशन, ठीक है। मेजॉरिटी स्पेस खाली होती है, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। मिनट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, मिनट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था 1911 में, ये दिमाग में रखिएगा बेटा। सिर्फ पता चला था कि सारे पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन तो 1920 में मिला या 1919 में मिला, ये तो 1911 में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बहुत छोटा सा पॉजिटिव सेंटर्ड पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज सारे हैं, ओके, इसे न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस बोले तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। और एक उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा छोड़ दो, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बट आपको जस्ट जानना है कि जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिवॉल्व करेगी न्यूक्लियस के चारों ओर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व करेगी न्यूक्लियस के चारों ओर, क्योंकि एक अट्रैक्शन है ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको खींचना चाहता है अपने तरफ, बट ये बोलता नहीं हम अपनी जगह पे ओके। तो फिर भी ये इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स के इफेक्ट में ये चारों ओर घूमने लग जाता है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन अभी आपके लिए समझने का बहुत टाइम है। आई सपोज आइडिया क्लियर है। तो ये कंक्लूजन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बस जान लो कि एक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बस ये ध्यान रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट कंक्लूड किया था। तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें तो बेटा पूछ सकते हो, नहीं तो टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो, इसको देखो और नोट इट डाउन। ओके, कोई पूछ रहा है कुछ? नो, 1 मिनट टाइम ले लो बेटा, नोट इट डाउन।